हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, ये हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। यूपी ट्रिपल एस से जूनियर असिस्टेंट के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न ये है कि भारत का पहला शहर पूछा है जो यूनेस्को की सांस्कृतिक श्रेणी में विश्व धरोहर शहर में शामिल हुआ है। विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है, यहाँ पर सूची होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि भारत का वो पहला कौन सा शहर है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। किस श्रेणी में? सांस्कृतिक श्रेणी में पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भारत का पहला है। ये कब शामिल हुआ इसकी अगर हम बात करें, क्योंकि आजकल प्रश्न स्टेटमेंट में भी पूछे जा रहे हैं, तो दिया जा सकता है कि कब किस वर्ष शामिल हुआ। याद रखेंगे 8 जुलाई 2017 को इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, सांस्कृतिक श्रेणी में। यूनेस्को की किस बैठक में? ये यूनेस्को की 41वीं बैठक हुई थी। कहाँ पर? कराकोव, पोलैंड में हुई थी। उस बैठक में अहमदाबाद को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमें यूनेस्को के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर हम यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना याद रखेंगे 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल जो है वो आंद्रे अजोले हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम यूनेस्को को कंफ्यूज कर देते हैं, मोस्टली लड़के, यूनिसेफ से। यूनिसेफ की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म होती है। यूनिसेफ की स्थापना की अगर हम बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क है, याद रखेंगे। कैथरीन रसल इसकी डायरेक्टर जनरल है, महानिदेशक हैं, याद रखेंगे। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न ये पूछा था कि वर्तमान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है? मोस्टली मंत्रियों से रिलेटेड भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, तो ये भी याद करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री हैं, याद रखेंगे। एजुकेशन मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री हैं। वहीं वाणिज्य और उद्योग मंत्री की बात करें तो पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और या ग्रामीण मंत्रालय ये शिवराज सिंह चौहान के पास है, याद रखेंगे। संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री आपके गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। कोयला मंत्री इंपॉर्टेंट है, जी किशन रेड्डी हैं। जनजातीय कार्य मंत्री जोएल ओराम है, याद रखेंगे। और एमएसएमई मंत्री आपके जीतन राम मांझी हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न ये था, वहाँ पर एग्जाम में जो आया था, पूछा गया था कि ग्रीस और उनकी मुद्राएं पूछी थी। ग्रीस की मुद्रा यूरो है, फिनलैंड की भी यूरो है, एस्टोनिया की मुद्रा यूरो है, स्वीडन की स्वीडिश क्रोनर है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न ये पूछा गया था, जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था? तो विश्व धर्म सम्मेलन की अगर हम बात करें 1893 ईस्वी को विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, और ये हुआ कहाँ था? शिकागो में। इस विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन गया था? अगर ये बात करें तो भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ, तो 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। इसलिए इनके जन्म दिवस को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं, 12 जनवरी को, याद रखेंगे, ठीक है। इनका बचपन का नाम पूछा जाता है तो नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम है, याद रखेंगे। क्लियर है? फिर इनका स्वामी विवेकानंद नाम कैसे पड़ा, या इनको किसने उपाधि दी स्वामी विवेकानंद जी की, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। महाराजा अजीत सिंह खैतड़ी द्वारा इनको उपाधि दी गई स्वामी विवेकानंद की, याद रखेंगे। ये इन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की। तो पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? 1897 ईस्वी को कलकत्ता में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इनके गुरु का नाम पूछा जाए तो रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु जी का नाम था, याद रखेंगे। इनकी पत्रिकाएं इंपॉर्टेंट हैं। प्रबुद्ध भारत स्वामी विवेकानंद की एक पत्रिका है जो इंग्लिश भाषा में, याद रखेंगे। उद्बोधन भी इनकी एक पत्रिका है जो बंगाली भाषा में, ये भी याद रखेंगे। इनकी बुक को अगर हम बात करें, पुस्तक की बात करें तो राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग
और वेदांत फिलॉसफी इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक है। इनको और क्या कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद जी को नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी माना जाता है, ये बात याद रखेंगे। क्लियर है? इसके साथ इनके साथ क्या हुआ था कि जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए थे, वहाँ से इनसे प्रेरित होकर मार्गरेट नोबेल, जिन्हें भारत में सिस्टर निवेदिता कहा जाता है, भारत आए थे उनके साथ। क्लियर है? याद रखेंगे। बाकी राजा राममोहन भी ऑप्शन में था, तो ऑप्शन को भी हम क्लियर करते हैं। राजा राममोहन राय की बात करें, राजा राममोहन राय को हम ट्रिपल आर से डिनोट करते हैं, जब भी कहीं आगे मिलेगा तो ट्रिपल आर लिखेंगे। क्लियर है? राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे अकबर द्वितीय द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई। भाई इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में। क्लियर है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा की गई 1815 में। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा की गई 1825 में। क्लियर है? इनकी इंपॉर्टेंट पत्रिका है संवाद कौमुदी, पूछी जाती है किस भाषा में? बांग्ला भाषा में, याद रखेंगे। क्लियर है? संवाद कौमुदी राजा राममोहन राय। मिरातुल अखबार इनका इंपॉर्टेंट अखबार है, पूछा जाता है, ये फारसी भाषा में, याद रखेंगे। 1822 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया था। इनकी डेथ की अगर हम बात करें, 1833 ईस्वी में इनकी डेथ हुई। कहाँ पर? ब्रिस्टल, जो आपका ब्रिटेन में। ठीक है? इनको आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का जनक राजा राममोहन राय को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला ही प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि भारत का केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जाने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? मतलब भारत का वो कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसके सभी कर्मचारी महिलाएं हैं? तो याद रखेंगे ये मांटुगा रेलवे स्टेशन है। ये है कहाँ पर? महाराष्ट्र में, और ये सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पूछा गया था कि कृष्णराज बांध कहाँ पर है? कृष्णराज बांध की बात करें तो कृष्णराज बांध आपका कर्नाटक में है। याद रखेंगे, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णराज सागर बांध कहाँ पर? कर्नाटक। कर्नाटक की कुछ और इंपॉर्टेंट परियोजनाओं की बात करें तो अलमाटी परियोजना कहाँ की है? कर्नाटक की है। ये कृष्णा नदी पर है, याद रखेंगे। घाट प्रभा परियोजना कर्नाटक। तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक। ठीक है? घाट प्रभा नाम से एक नदी है, उसी नदी पर है। तुंगभद्रा भी एक नदी है, उसी नदी पर है। कुछ इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश की अगर हम परियोजनाओं की बात करें तो इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश की है, नर्मदा नदी पर है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। गांधी सागर परियोजना की बात करें तो ये चंबल नदी पर है, इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश। बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी, मध्य प्रदेश। तवा परियोजना इंपॉर्टेंट है, तवा नदी पर, मध्य प्रदेश। इसके अलावा प्रश्न पूछा गया था ये कोली नृत्य जो है वो किस राज्य का है? कोली नृत्य की बात करें तो महाराष्ट्र का एक नृत्य है, याद रखेंगे। इसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश की बात करें, जवारा नृत्य कहाँ का है? मध्य प्रदेश, याद रखेंगे। मटकी आपका मध्य प्रदेश, और भगोरिया आपका मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आप परिचित होंगे, चरकुला, ख्याल, कजरी और भी कई नृत्य हैं। पंजाब की अगर हम बात करें तो भांगड़ा आप सब जानते हैं, गिद्धा भी आप जानते हैं, लेकिन बागा इंपॉर्टेंट है, कहाँ का? पंजाब का, याद रख सकते हैं। बागा बॉर्डर तो आपने सुना ही होगा, बागा बॉर्डर पंजाब में ही है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। मतलब बागा आपका कहाँ है? पंजाब, ऐसे याद कर सकते हैं। चिकनकारी एक कढ़ाई की शैली है, ये कहाँ की है? आप जानते हैं, ये लखनऊ की है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और जानेंगे, जैसे कि हम बात करें मधुबनी पेंटिंग की बात करें तो ये बिहार की है। सोहराय पेंटिंग की बात करें, ये झारखंड की है। सोहराय पेंटिंग नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था 2024 में कजान में, ये रूस के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पुतिन को दी थी। ठीक है? बार्ली पेंटिंग की बात करें तो ये महाराष्ट्र के, याद रखेंगे। मुगल साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो ये 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में की गई थी। इसके किन के द्वारा की गई थी? बाबर के द्वारा की गई थी। ठीक है? सरल है, आप जानते होंगे। बाबर का नाम पूछा जाता है, ये सीजीएल में भी पूछा जा चुका था, तो बाबर का रियल नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर है, याद रखेंगे। ठीक? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। दरअसल क्या है कि मुगल वंश से पहले का वंश था लोधी वंश। लोधी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ, जिसका नाम है पानीपत की प्रथम लड़ाई। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई और उन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की।
दरअसल क्या है कि पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, याद रखेंगे पानीपत की 3 लड़ाई। पहली लड़ाई तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई, क्लियर है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की अगर हम बात करें, पानीपत की दूसरी लड़ाई की अगर हम बात करें तो 5 नवंबर 1556 को हुई थी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। ये अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अगर अकबर ऑप्शन ना हो, दरअसल अकबर की तरफ से लड़ने गए थे बैरम खां, ठीक है। तो बैरम खां और हेमू के बीच में लड़ाई हुई, या फिर अकबर और हेमू की बात करेंगे, क्लियर है। थर्ड बैटल ऑफ अगर हम पानीपत की बात करें, पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भावदार के बीच हुई थी, क्लियर है। याद रखेंगे ये, क्योंकि मैचिंग में पूछा जाता है, किस किसके बीच में ये पूछा जा सकता है, ईयर देकर पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। ये कुछ उपकरण हैं जिनसे हम मापते हैं। एनोमीटर की बात करें तो एनोमीटर का मतलब होता है हवा की गति को मापना, ठीक है। तो हवा की गति को अगर हमें मापना है तो हम एनोमीटर का उपयोग करते हैं। बोलोमीटर उसमें विकिरण मापने के लिए किया जाता है। भाई बैरोमीटर इंपॉर्टेंट है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। विस्कोमीटर विस्कोसिटी यानी कि द्रवों की जो श्यानता है उसको मापने के लिए विस्कोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आमीटर का इस्तेमाल विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर जो हमारी वायु में ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है या नमी होती है, उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। पोलोरोमीटर रंगों की तीव्रता के मापन द्वारा पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने में क्लोरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्रायोमीटर इंपॉर्टेंट है, एक प्रकार का ये थर्मामीटर होता है और क्रायोमीटर से लो टेम्परेचर को मापा जाता है, निम्न ताप को मापते हैं, ठीक है। क्रेस्कोग्राफ की बात करें तो पौधों की वृद्धि को मापने के वाला एक उपकरण है, इंपॉर्टेंट है ये भी। पौधों की वृद्धि को अगर आपको मापना है तो आप क्रेस्कोग्राफ का इस्तेमाल करेंगे। फेरोमीटर इंपॉर्टेंट है, सागर की गहराई मापन का उपयोग फेरोमीटर द्वारा किया जाता है, क्लियर है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्रश्न ये था कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया, ठीक है, सरल है। तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा, जिसे हम क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहते हैं, 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था, क्लियर। और कहाँ से किया गया था? ग्वालियर टैंक मुंबई से इस आंदोलन को शुरू किया गया था। इसी भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने नारा दिया था किसका? करो या मरो, डू और डाई, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट में कांग्रेस का झंडा फहराया किसने, ये भी पूछा जाता है। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो ग्वालियर टैंक मुंबई से कांग्रेस का झंडा फहराने वाली महिला जो थी वो हैं अवड़ा आसफ अली, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 1940 की अगर हम बात करें तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह का विचार किसका था, ये भी पूछा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्यक्तिगत सत्याग्रह का आइडिया किसका था तो आप कहेंगे गांधी जी। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट हुआ? फ्रॉम पवनास आश्रम, महाराष्ट्र से इसको प्रारंभ किया था। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही कौन बने, क्लियर है। तो आचार्य विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही बने, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वहीं द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्लियर है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कुछ बुक हैं जैसे कि द गाइड आर के नारायण की है, द गाइड, याद रखेंगे, आर के नारायण। अ सुइटेबल बॉय विक्रम सेठी, द काइट रनर खालिद हुसैन और द नेम सेक झुम्पा लहड़ी, इंपॉर्टेंट पुस्तक रखी गई हैं, याद कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगेन वही आ गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसकी पुस्तक है? तो ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, याद रखेंगे। इनका नारा याद रखेंगे, आराम हराम है नारा किनके द्वारा दिया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, मतलब यदि इंडिया ही खत्म हो जाए तो इसमें दुनिया में बचेगा ही कौन? ये पुस्तक अगर माने तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, याद रखेंगे, क्लियर है। भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके न्यूज़पेपर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेशनल हेराल्ड इनका न्यूज़पेपर है, इंपॉर्टेंट है। नेशनल हेराल्ड किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। 1938 में ये प्रकाशित हुआ था, कहाँ से? लखनऊ से। और ये किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में, इस बात को याद रखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक की अगर हम बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी बुक है, और भी कई बुक है बट ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन, लगभग 50 के लगभग अधिवेशन हुए, उनमें से किन्हीं अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई? हाँ, 2 अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई, याद रखेंगे। पहला
1929 लाहौर अधिवेशन इंपॉर्टेंट है ये। 1929 का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। इसमें क्या स्पेशल बात हुई थी? पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ पर की गई, किस अधिवेशन में की गई? इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। क्लियर है? इसके अलावा ये 1936 और 37 में फैजपुर अधिवेशन हुआ था। ठीक, फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी 1936-37 में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये पहला अधिवेशन था जो किसी गांव में हुआ था। गांव में होने वाला पहला अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्या गांधी जी ने की थी? हाँ, गांधी जी ने 1924 का अधिवेशन किया था बेलगांव कर्नाटक का, इस बात को भी याद रखेंगे। एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बंकिम चटर्जी की बात करें तो वंदे मातरम के रचयिता कौन है? आप जानते हैं वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया और ये हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया, ये बात करें तो 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। इस बात को माइंड में सेट रखेंगे। क्लियर है? और ये वंदे मातरम लिया कहाँ से गया? आनंद मठ से लिया गया और आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखा है। नेक्स्ट अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जाने तो पहले तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? गांधी जी ने। और गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। इन्हों एक दूसरे को उपाधि दे दी कि भैया ऐसे याद रखते, गांधी ने कहा अरे रविन्द्रनाथ जी आप तो गुरुदेव हैं, तो उन्होंने कहा अरे आप तो महान आत्मा है, आप महात्मा है, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है? तो उन्होंने एक दूसरे को टाइटल दे दिया। गांधी जी को महात्मा की उपाधि कह सकते हैं, कहेंगे क्या दी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि गांधी जी ने दी है। इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है? भारत भारती का गठन रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया 1912 में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जनगण मनगण किन्होंने लिखा? तो जनगण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ये 1911 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, उसमें पहली बार गाया गया। ठीक, फर्स्ट टाइम गाया गया कहाँ पर? 1911 का सेशन कलकत्ता में। और राष्ट्रीय गान के रूप में इसे 24 जनवरी 1950 जिस दिन राष्ट्रगीत को अपनाया गया उसी दिन राष्ट्रगान को अपनाया गया। क्लियर है? इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दी पोस्ट ऑफिस, पुस्तक किनकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की है। इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। गीतांजलि इनकी पुस्तक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। इस हिसाब से ये पहले भारतीय बन जाते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले। ये प्रश्न पूछा जाता है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 किसके लिए मिला? इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए मिला। इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो संपूर्ण क्रांति का संबंध किनसे है? जयप्रकाश नारायण से। आंसर लगाएंगे अगर आता है संपूर्ण क्रांति। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न ये है कि नोबेल प्राइज जो है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? दरअसल जब नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ थी 1901 में, तब ये 5 क्षेत्रों में दिया जाते थे। ठीक है? अब वर्तमान की अगर हम बात करें तो नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिनमें से शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, फिजिक्स भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में, और अंत में जोड़ा गया था अर्थशास्त्र इकोनॉमी के क्षेत्र में दिया जाता है, जो 1961 से दिया जाने लगा। क्लियर है? इसके अलावा ये पूछा जाता है गणित का नोबेल किस पुरस्कार को कहते हैं? तो एबल पुरस्कार गणित का नोबेल कहा जाता है, याद रखेंगे। और गणित में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। दरअसल प्रश्न यही पूछा गया था कि किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता, तो गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, और भी कई क्षेत्र हैं। ऑप्शन गणित था दिया जाता है ज़्यादातर, और गणित का नोबेल एबल पुरस्कार को माना जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, ये भी हम लोग जानेंगे। डूरेंट रेखा की अगर हम बात करें तो डूरेंट रेखा भारत और अफगानिस्तान नहीं है, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, याद रखेंगे। क्लियर है? रेड क्लिफ रेखा की अगर हम बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। भाई मैकमोहन रेखा की बात करें, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा, याद रखेंगे। 38 डिग्री समांतर रेखा पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है 38 डिग्री समांतर रेखा। भाई 49वीं समांतर रेखा की बात करें तो अमेरिका और कनाडा के बीच में 49वीं समांतर रेखा है, जिसे मेंडेसिंग रेखा भी कहते हैं। ठीक, अगर आपसे मेंडेसिंग रेखा पूछी जाए तो भी ये अमेरिका और कनाडा के बीच में आप बताएंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए 70वीं मतलब 17th समांतर रेखा की अगर हम बात करें तो ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है, याद रखेंगे। हिंडनबर्ग रेखा या ओडर निसे रेखा, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिंडनबर्ग रेखा और ओडर निसे रेखा आपके जर्मनी और पोलैंड के बीच में है।
भाई सीज फ्राइड रेखा, ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी। सीज फ्राइड रेखा आपकी जर्मनी और फ्रांस के रूप में है। अगर आपसे मैचिंग की रेखाओं से बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो उम्मीद करता हूँ इन्हीं रेखाओं में से आएगा, ठीक है, याद रखेंगे। कमलजीत सिंधु की बात करें तो कमलजीत संधू है कौन? ये 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिलाएं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला जो 400 मीटर दौड़ में जीती थी वो आपकी कमलजीत संधू हैं। ये 1970 बैंकॉक में हुआ था एशियाई गेम्स, वहाँ पर जीता था, याद रखेंगे। बांग्लादेश से रिलेटेड प्रश्न था कि बांग्लादेश सबसे अधिक लीमा साझा कौन करता है देश के साथ? तो आप जानते हैं कि लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश भारत के साथ। कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो 4096 किलोमीटर की लंबाई शेयर करता है। बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? ठीक है, ये पूछा गया था कि इनमें से किस राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता, ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है, या किन किन के साथ करता है ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे कि बांग्लादेश 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है, जिनमें से आपका पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। भाई प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वो कौन सा राज्य जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घुरा है? तो आप कहेंगे त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। सबसे छोटी बाउंड्री की अगर हम बात करें तो हम लोग अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करते हैं, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये था कि भारत की लेटेराइट मिट्टी के बारे में पूछा गया था कि कौन से कथन सही है। ऑप्शन में ये 2 दिए गए थे, ठीक है, ये ऐसे ये वाले, ठीक है, पूरा जान लेते हैं कि क्या है। पहले याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि लेटेराइट मिट्टी का सर्वप्रथम अध्ययन किन्होंने किया? तो 1905 ईस्वी में लेटेराइट मिट्टी का सर्वप्रथम अध्ययन बुकानन द्वारा किया गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। किसने किया? बुकानन ने किया। इस मिट्टी की क्वालिटी क्या है, स्पेशलिटी क्या है? अगर हम देखें तो लेटेराइट मिट्टी भीगने पर मक्खन की तरह मुलायम हो जाती है, ठीक है, परंतु सूखने पर यह काफ़ी हार्ड, कठोर हो जाती है। इस बात को याद रखेंगे, क्लियर है। ये उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशेष मिट्टी है, यानी कि यहाँ की जलवायु कैसी होती है? इन मिट्टियों की उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है, ठीक है। ये आर्द्र प्रदेशों की अपलाक्षित मिट्टी है, ठीक है, और इनकी उर्वरता कम होती है। इस मिट्टी की उर्वरता बहुत कम होती है, ठीक है, याद रखेंगे। इसमें लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न स्टेटमेंट में दिया जाता है। तो लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्व की कमी पाई जाती है, ये भी स्टेटमेंट में पूछा जाता है। दरअसल वो दिया क्या देते हैं पता है? ये देते हैं कि लेटेराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल या पोटास या चूना, इनकी प्रचुरता होती है, उल्टा देते हैं, इनकी कमी होती है। प्रचुरता तो आपकी लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की होती है, तभी तो लौह ऑक्साइड होता है, इसलिए इसका कलर रेड कलर का होता है, ठीक है। ये किन किन एरिया में फैला हुआ? ये लेटेराइट मिट्टी भारत में कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? इसको अगर हम देखें तो ये आपका केरल में देखने को मिलती है, पूर्वी तमिलनाडु में देखने को मिलती है, उड़ीसा में देखने को मिलती है, छोटा नागपुर का पठार, पूर्वोत्तर मेघालय, पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र इनमें देखने को मिलती है। फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक विस्तार, सबसे अधिक ये मिट्टी कहाँ मिलती है, तो केरल में सबसे अधिक इसका विस्तार है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, याद रखेंगे। ये साधारणतः इसका रंग लाल रंग का होता है। इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज की जाती है, ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, याद रखेंगे। 19वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो भारत के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज है। भारत आप जानते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में 7वां स्थान है, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में 7वां स्थान है, याद रखेंगे। पहले स्थान पर आपका रसिया है, ठीक है, फिर आपका कनाडा, अमेरिका, चाइना, इस तरह से याद रखेंगे, क्लियर है। ये टॉप 5, इंडिया 7वें नंबर पर है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये 26 जनवरी 2020 की स्थिति से हैं, याद रखेंगे, क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दादरा नागर एवं दमन और दीव, ये वाला जो मुंबई और गुजरात के बीच में है, वो है आपके, क्लियर है। एरिया की अगर हम बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का एरिया है। परसेंटेज की बात करें तो ये 2.4% है पूरे विश्व का एरिया का भारत, याद रखेंगे। जनसंख्या परसेंट की बात करें तो भारत पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, याद रखेंगे। भारत की मुख्य भूमि का अगर हम विस्तार देखें, इस तरह से विस्तार देखेंगे और यूं विस्तार देखें, तो उत्तर से दक्षिण की विस्तार की दूरी देखें
मुख्य भूमि का इधर वाटर बॉडी को छोड़कर, तो ये आपका 3214 किलोमीटर है। वहीं पूरब से पश्चिम की अगर हम बात करें तो 2933 किलोमीटर है, याद रखेंगे। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। भारत का अक्षांशीय विस्तार भी पूछा जाता है कि किन स्तर से अक्षांश है, कहाँ कहाँ तक बीच में फैला हुआ है। आप जानते हैं कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा जाती है और कर्क रेखा की लंबाई आप जानते हैं कितना लैटिट्यूड है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। क्लियर है। तो ये नीचे है और उससे ऊपर बीचों बीच से 23.5, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक ये उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है। क्लियर है भाई। अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर इधर पूरे पूर्वी गोलार्ध में है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में देशांतरीय विस्तार में ये फैला हुआ है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। ठीक है, याद रखेंगे ट्रिक के मान से। मित्र पर गमछा झाड़, माँ से आपका मिजोरम, ता से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झाड़ मतलब झारखंड। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ये जो 8 राज्य हैं इनमें से किस राज्य की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। तो कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा पर रांची राजधानी स्थित है, जो कि आपकी झारखंड की राजधानी है। इस बात को भी याद रखेंगे। और आज का अंतिम प्रश्न, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य हथनौरा में मिला था। हथनौरा कहाँ है आपका, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी के तट पर है, ये याद रखेंगे। खोजकर्ता कौन है, अरुण सोनकिया इसके खोजकर्ता हैं। 5 दिसंबर 1982 को इसकी खोज की गई थी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न थे, आपको कम समय में कराने की कोशिश की गई है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मल्टीपल रिवीजन कर सकें, यही हमारा उद्देश्य है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।